एजुकेशनल मेजरमेंट एंड एवेलुएशन में क्वालिटीज ऑफ गुड टेस्ट में हम देखेंगे कि इस वीडियो के बाद जो ऑब्जेक्टिव हैं वो कौन कौन से हम अचीव कर पाएंगे। हमें वैलिडिटी रिलायबिलिटी जो टेस्ट की है उसको हम डिफाइन कर पाएंगे। हम साथ साथ इसके नेचर जो रिलायबिलिटी की है उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे। वैलिडिटी रिलायबिलिटी क्या डिफरेंस क्या है, उसमें उसको एस्टिमेट किए कैसे किया जाता है, वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम रिलायबिलिटी को चेक करते हैं और हम देखते हैं कि वैलिडिटी के फायदे क्या हैं, हम किस तरह से रिलायबिलिटी को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो उसके लिए वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को इफेक्टिव बना सकते हैं, उसके लिए जो कंसिडरेशंस हैं उस पर भी नजर रखेंगे। रिलायबिलिटी वो डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी है, किसी भी कंसिस्टेंसी ऑफ मेजर को कहा जाता है जिसमें आप टेस्ट कितना रिलायबल है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। रिलायबिलिटी क्या है कि जब आप कोई चीज चेक करते हैं उसको ओवर द टाइम पीरियड, अब अगर बार बार उसको टेस्ट कर रहे हैं उसके रिजल्ट सेम आ रहे हैं, दैट मीन्स कि वो रिजल्ट, वो जो भी आपका जो कंडीशन है वो सेम है, दैट मीन्स कि वो रिलायबल है। रिलायबिलिटी डिटरमिन करती है स्टैटिस्टिकली। अगर हम देखें किस तरह से हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करते हैं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये है कि आप जब टेस्ट बनाते हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को आइटम कहा जाता है। वो आइटम एक दूसरे के साथ कितने कोरिलेटेड हैं, वो कितने कनेक्टेड हैं, वो कितने ज्यादा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कहीं ऐसे तो नहीं है मैथ्स के क्वेश्चंस चल रहे हैं और साथ साथ आपने एक साइंस का क्वेश्चन रख दिया या आपने एक सोशल स्टडीज का क्वेश्चन रख दिया, तो वो बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे। जो टेस्ट जिस चीज के लिए रखा जा रहा है उसमें कंसिस्टेंसी हो, या फिर अगर रिलायबिलिटी, अगर आपने इसी तरीके से टेस्ट रखा है कि 5 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के हैं, 5 आपके क्वेश्चन जो है वो साइंस के हैं, लेट्स सपोज आपके सोशल स्टडीज के हैं, आप डिवाइड कर चुके हैं, तो वो टेस्ट हमेशा एक ही तरह से अगर रहेगा और बच्चों के रिजल्ट्स को बार बार चेक किया जाए कि एक बार टेस्ट लिया फिर दोबारा टेस्ट लिया फिर तीसरी बार चौथी बार जब भी आपने टेस्ट लिया उसके रिजल्ट्स एक ही तरह से दे रहे हैं, दैट मीन्स कि वो टेस्ट जो है वो रिलायबल है। अगर आप उसकी पॉजिटिव हाई पॉजिटिव कोरिलेशन रखते हैं तो वो टेस्ट ज्यादा मेजर किया जाता है कि वो ज्यादा रिलायबल है। मेथड क्या है, आप रिलायबिलिटी को किस तरह से चेक कर सकते हैं, एस्टिमेट कैसे किया जा सकता है, उसमें टेस्ट रीटेस्ट है, इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ मेथड है, स्प्लिट हाफ मेथड है, कुदर रिचर्डसन मेथड है। टेस्ट रीटेस्ट टेस्ट मेथड में ये होता है कि आपने एक ही टेस्ट दो बार आपने एडमिनिस्टर किया। एक बार आपने एक यूनिट है, फॉर एग्जांपल एक यूनिट में से आपने एक टेस्ट बनाया, उसको एक स्टूडेंट्स जो है आपकी क्लास के जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं आपने उनको वो टेस्ट दिया और आपने उनके रिजल्ट्स लेके अपने पास रख लिए। अब वो ही टेस्ट दोबारा से आपने उन्हीं स्टूडेंट्स को कुछ इंटरवल के बाद, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद या फिर एक हफ्ते के बाद, आपने उन्हीं बच्चों को वही टेस्ट जो उनको पढ़ाया था, जो उनसे पहले ही आप ले चुके हैं, फिर आप उन दोनों के टेस्ट के रिजल्ट्स को देखते हैं। अगर तो टेस्ट के रिजल्ट सेम हैं तो आप ये कहेंगे कि टेस्ट रीटेस्ट के मेथड के साथ हमने देखा कि हमारा जो क्वेश्चन है या हमारा क्वेश्चन पेपर है या हमारा जो टेस्ट है वो रिलायबल है। इस मेथड में आप इंटरवल प्ले बहुत ज्यादा टाइम रोल प्ले करता है कि टाइम इंटरवल कितना दिया है आपने। ऐसा भी ना हो कि टाइम बहुत ज्यादा हो, बल्कि इतने कि आप एक या सेम टेस्ट जो है वो एक ही दिन में नहीं रख सकते। सेम टेस्ट के लिए आपको कुछ टाइम, कुछ दिन रिक्वायर्ड होते हैं ताकि आप उसको टेस्ट को प्रॉपर तरीके से एस्टिमेट कर सकें। इक्विवेलेंट फॉर्म मेथड है, ये वो मेथड है जिसमें आप एक, फॉर एग्जांपल एक ही यूनिट है उसमें से आपने टेस्ट बनाया, आपने उन बच्चों को कहा कि ये टेस्ट दे दें, उन्होंने एक बार टेस्ट दे दिया, अब आपने उसी यूनिट में से दोबारा दूसरा टेस्ट बनाया। यूनिट वही है, कंटेंट वही है, स्किल वही है जिसको आप चेक करना चाह रहे हैं, लेकिन टेस्ट दूसरा है। जैसे समटाइम्स आपने देखा होगा टीचर्स 2 क्वेश्चन पेपर्स बना के रखती हैं। एक क्वेश्चन पेपर उनको रिकॉर्ड में रखती है कि खुदा न खास्ता अगर वो लीक आउट हो जाता है तो सेम उसी कंटेंट में से वो दोबारा दूसरा टेस्ट जो है वो बच्चों को देते हैं। उससे भी बच्चों की जो रिजल्ट्स आते हैं उससे मेजर किया जाता है कि कितना टेस्ट रिलायबल था, उस एक कंटेंट को प्रॉपर तरीके से बच्चे समझ पाए हैं। अगर वो रिजल्ट अच्छा है, पैरेलल है, सेम तरह से है और सेम रिजल्ट आ रहा है, दैट मीन्स कि वो इक्विवेलेंट फॉर्म मेथड के थ्रू हमें टेस्ट रिलायबिलिटी एस्टिमेट करके दे रहे हैं। स्प्लिट हाफ मेथड में ये होता है कि टेस्ट को आप 2 तरह से डिवाइड कर देते हैं कि एक ही टेस्ट का क्वेश्चन पेपर है,
क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन हैं जिसमें इवन नंबर के आपने अलग कर दिए और ऑड नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो अलग कर दिए। अब आप देखेंगे कि बच्चे किस तरह से इवन नंबर के क्वेश्चंस को करते हैं और ऑड नंबर के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। जब उनके दोनों में प्रॉपर रिजल्ट, जैसे अगर आपने देखा हो कॉम्पिटेटिव जितने भी टेस्ट होते हैं उनमें आपको कुछ मार्जिन दिए जाते हैं, कुछ आपको टेस्ट को डिवाइड किया जाता है, स्प्लिट किया जाता है, स्प्लिट हाफ किया जाता है कि कुछ आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इंग्लिश के रखे जाते हैं, कुछ आपके सब्जेक्ट के रखे जाते हैं, कुछ जनरल नॉलेज के रखे जाते हैं। वो इसलिए रखे जाते हैं ताकि आपकी जहानत को प्रॉपर तरीके से एक ही टेस्ट में चेक किया जा सके। ये नहीं होगा कि अगर आप एक टेस्ट बना रहे हैं, एक क्वेश्चन पेपर में कोई एक चीज मेजर किया जा रहा है, दूसरी जो टेस्ट है उसमें कुछ और चीज मेजर करें, बल्कि आप स्प्लिट हाफ एक ही टेस्ट में दो चीजें एक ही साथ बच्चों की मेजर कर सकते हैं और उसको एस्टिमेट स्पेयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फॉर्मूला को यूज करते हुए आप चेक करते हैं कि कोई भी टेस्ट कितना रिलायबल है और कितना वैलिड है। फॉर एग्जांपल रिलायबिलिटी अगर आप स्प्लिट हाफ में देखना चाह रहे हैं कि इवन नंबर में उन्होंने कितने मार्क्स लिए और ऑड नंबर में उन्होंने कितने मार्क्स लिए, और उसी के बेस पे दोनों को कंबाइन करके रिजल्ट दिया जाता है कि अब आप इस मेरिट बेस्ड जो रिजल्ट है वो उस पे मेरिट पे आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि सोशल स्टडीज के हैं और 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके साइंस से, अब आपके दोनों के 50-50% मार्क्स होंगे तो ही आप क्वालिफाई करेंगे। अगर आपने सिर्फ एक में 90 प्लस ले लिया और एक में आप 10% ले रहे हैं तो फिर वो आपका टेस्ट क्वालिफाई नहीं होगा। इस तरह के जितने भी टेस्ट होते हैं उनको स्प्लिट हाफ मेथड के थ्रू चेक किया जाता है। उसके बाद स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट है जिसमें आप मेजरमेंट करते हुए कोई भी टेस्ट अगर कर रहे हैं तो टेस्ट के इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर है। फॉर एग्जांपल टेस्ट तो आपका रिजल्ट, फॉर एग्जांपल आपका जो थर्मामीटर है उसके थ्रू आप टेस्ट चेक करें, बुखार चेक करें, लेकिन उस थर्मामीटर में ही प्रॉब्लम है कि वो 5 जो एक डिजिट है वो गलत बता रहा है। अब आप बार बार जब भी टेस्ट करेंगे वो आपको उतना ही रिजल्ट बताएगा जितना वो उसमें सेट हुआ है। अगर आप इसको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, एक टीचर है उसको खुद कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, टीचर ही प्रॉपर तरीके से टेस्ट नहीं बना पाई, तो स्टूडेंट जब वो स्कोर देते हैं, जो टेस्ट देते हैं, उनका जो स्कोर है वो कंटिन्यूअसली सेम आ रहा है, लेकिन टेस्ट में एरर है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट इंटरनल कंसिस्टेंसी को देखा जाता है कि किसी भी टेस्ट में जो मेजर्स होते हैं, जो एरर्स होते हैं, उनको कैसे मेजर किया जाता है, वो कहाँ पे उनको ठीक कैसे किया जा सके और वो आइडेंटिफाई किया जा सके। रिलायबिलिटी को इफेक्टिव बनाने के लिए आप हमेशा ध्यान रखें कि जो आपका टेस्ट का जो लेंथ है वो ज्यादा ना हो, ना इतनी टेस्ट इतना ज्यादा लंबा हो कि आपके पास 1 आवर है तो 100 क्वेश्चंस रखे हैं, या फिर आपके पास जो है वो आप स्पीड टेस्ट लगा दें और आपके पास टाइम इतना ज्यादा नहीं है। ना तो टेस्ट इतना ज्यादा लेंथी हो, ना इतना ज्यादा शॉर्ट हो कि वो टाइम से बिल्कुल मिसमैच हो। टाइम के मुताबिक सोच समझ के आप टेस्ट बनाएं, जितना टाइम है उतने ही क्वेश्चन रखें ताकि प्रॉपर तरीके से रेस्पोंडेंट्स आपको आंसर दे सकें। टैलेंट, रेंज ऑफ टैलेंट्स कि आप कौन कौन से टेस्ट में कौन कौन सी चीजें मेजर करना चाह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आपका टेस्ट है वो किसी और चीज के बारे में और टेस्ट जो आपने पढ़ाया है वो कहीं डिफरेंट है। उसके बाद जो स्कोर है वो आप किस तरह से करेंगे उसको प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखना है। रिलायबिलिटी के लिए आपके स्कोर्स की स्प्रेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। टेस्टिंग कंडीशन कौन सी है कि जहां पे बच्चे टेस्ट दे रहे कहीं वहां पे वेंटिलेशन का प्रॉपर तरीके से इंतजाम है, सर्दियां हैं तो प्रॉपर तरीके से उनको कुछ इन्वायरमेंट दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा, या वार्म और कोल्ड दोनों चीजों को अंडरस्टैंड किया जाएगा। जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो कितनी प्रॉपर है, सिटिंग अरेंजमेंट में कोई सीट ऐसी तो नहीं है जिसपे जहाँ पे बच्चे लिखते हैं वहां पे कोई नीडल हो, कोई कुछ हो, कोई भी ऐसी चीजें हैं जो उनको हर्डल क्रिएट करें। तो उस चीज को भी इफेक्टिव, रिलायबिलिटी को इफेक्टिव बनाने के लिए टेस्टिंग कंडीशन को अच्छा करना होगा, इफेक्टिव करना होगा। टेस्ट की डिफिकल्टी को देखना चाहिए कि 100% बच्चों के लिए डिफिकल्ट टेस्ट ना बनाए, बल्कि 100 बच्चे हैं तो कुछ जो है वो टेस्ट को हार्ड बनाए, कुछ जो है वो मुश्किल और आसान और मीडियोकर, तीनों बच्चों के लिए जो हाई स्कोरर हैं, जो मीडियोकर्स हैं, जो लोअर स्कोरर हैं, टेस्ट को इस तरह से डिवाइड करें कि तीनों के स्टैंडर्ड के मुताबिक टेस्ट बन सके।
उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज वैलिडिटी। वैलिडिटी वो चीज है जो चीज आप मेजर करना चाह रहे हैं वो अगर उसी चीज को मेजर करेगी तो ही वो वैलिड है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं है। अगर आपने पढ़ाया है मैथ्स का क्वेश्चन, आपने बच्चों को मैथ्स करवाया है, आपने बच्चों को कॉन्सेप्ट दिया है, इंग्लिश की पूरी क्लास लेने के बाद आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप बताएं 2+2 क्या है, 4+4 क्या है, या आप उनसे साइंस के ग्रेविटी के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो टेस्ट वैलिड नहीं है। आप अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश का टेस्ट इंग्लिश को ही टेस्ट करेगा। बच्चों के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए या कोई भी चीज जो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एड्रेस करती है तो वो वैलिड है, अगर वो उससे हटके है तो वो वैलिड नहीं है। वैलिडिटी ऑफ टेस्ट मेजर्स द इंटेंडेड टू मेजर, कि आप क्या मेजर करना चाह रहे हैं। आप अगर बच्चों को स्किल मेजर करना चाह रहे हैं तो आपके सारे सवालात स्किल बेस्ड होने चाहिए कि कॉग्निशन उनके कितने ज्यादा, मेंटल लेवल इंक्रीज हुआ है। अगर आप उनके फिजिकल मेजर जो एबिलिटीज हैं उनको मेजर करना चाह रहे हैं, साइकोमोटर डोमेन को मेजर करना चाह रहे हैं, तो आपके सारे क्वेश्चंस उससे रिलेटेड होंगे तो ही वो वैलिड होंगे। कौन कौन सी टाइप्स हैं जो कि वैलिडिटी की जो टाइप्स है उसमें कंटेंट वैलिडिटी है, कॉन्करेंट वैलिडिटी है, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है। कंटेंट वैलिडिटी ये है कि जो आपने कंटेंट पढ़ाया है उसी के मुताबिक वो टेस्ट उसी डोमेन के मुताबिक हो, उससे अलग ना हो। जब आप किसी उसकी जब ऑपरेशनलाइजेशन है या उसको जो कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उस कंटेंट के मुताबिक, फॉर एग्जांपल एक हम रिसर्च पढ़ते हैं, रिसर्च में कुछ पैराडाइम्स है, एक्सपेरिमेंटल पैराडाइम है और मैंने वो पैराडाइम पढ़ाया है और उस पढ़ाने के बाद मैं बच्चों से ये कहती हूँ कि मैं आपसे सोशलॉजिकल एस्पेक्ट से कोई क्वेश्चन कर लूं या मैं कोई आपसे मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन कर लूं, तो वो कंटेंट वैलिडिटी नहीं होगी। जो कंटेंट आपने पढ़ाया है, जो कंटेंट है, जो ऑब्जेक्टिव है, उन्हीं के मुताबिक आपका क्वेश्चन होगा, आपका टेस्ट होगा, तो ही वो वैलिड है और उसको कहा जाता है कंटेंट वैलिडिटी। कॉन्करेंट वैलिडिटी वो है जहां पे आप ये देखते हैं कि एक जो ग्रुप्स हैं उनको दो तरह साइमल्टेनियसली एक ही टेस्ट दो ग्रुप्स को दिया जा रहा है, ताकि आप देख सकें कि दोनों टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं वो एक ही तरह से आ रहे हैं, दोनों को एक ही तरह से वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अगर वो इस तरह से दे रहे हैं साइमल्टेनियसली एक ही टेस्ट को का रिस्पॉन्स सेम वे में आ रहा है, तो वो कॉन्करेंट वैलिडिटी है, जिसमें आप पैरेलल फॉर्म में दो ग्रुप्स को या दो टेस्ट को एट अ टाइम टेस्ट कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी है कि आपके फॉर एग्जांपल प्रीवियस टेस्ट को देखते हुए आप प्रिडिक्ट करें कि ये बच्चा जो है वो आगे जाके डॉक्टर बन सकता है, अगर इसने एफएससी में या एफए में इतने मार्क्स लिए हैं तो उसका ये करियर हो सकता है। एप्टीट्यूड टेस्ट हम जो लेते हैं उनको प्रिडिक्टिव वैलिडिटी भी कहा जाता है कि प्रिडिक्टिव वैलिडिटी में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर इसने टेस्ट में इतना स्कोर किया है दैट मीन्स कि ये हमारे इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए आगे जा सकते हैं। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ये है कि आपने किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया है टेस्ट को, ओवरऑल जो आपका मेथड है वो रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो इंटरेस्टेड आप किस तरह से इवेलुएट करेंगे, कंस्ट्रक्ट कैसे किया है आपने। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके जो टेस्ट हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड हैं, कुछ ओपन एंडेड हैं, कुछ जो है वो रिस्ट्रिक्टेड आंसर्स हैं, कुछ जो है वो आपने डिफरेंट तरह के ड्राइंग के दे दिए हैं, कुछ आपने डिफरेंट। जब आप वेरिएशन रखते हैं तो वो आपकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी आपको प्रॉपर तरीके से नहीं आती। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में ये है कि आप प्रॉपर तरीके से जो टेस्ट है उसको, उसका पेपर अच्छा होना चाहिए, स्पेसिंग अच्छी होनी चाहिए, क्वेश्चन की जो डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। वो कौन कौन से इन्फ्लुएंस फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं वैलिडिटी को, उसमें अगर हम देखें तो अनक्लियर डायरेक्शंस, आपके टेस्ट में कोई डायरेक्शंस नहीं दी गई कि जब क्वेश्चन पेपर है उसमें ये नहीं बताया गया कि ये क्वेश्चन किस तरह से इवेलुएट होगा, हर क्वेश्चन को कितने मार्क्स दिए गए हैं, उनको कैसे प्रॉपर तरीके से बताया। अगर आप बता दें बच्चों को कि ये 10 सवाल है, इनमें से हर एक सवाल 10-10 मार्क्स का है और उसमें आपको जो टाइम है वो 3 आवर्स का दिया गया है, अब आप बच्चों को डायरेक्शन दे देते हैं और उनको ये भी बताते हैं कि आप एक शीट से ज्यादा नहीं यूज कर सकते जो आंसर शीट आपको दी गई है।
आप उसी पे ही कंसिस्ट रखें अपने आंसर, ताकि टू द पॉइंट और शॉर्ट होने चाहिए। वोकैबुलरी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बच्चे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फील करें पढ़ने में, समझने में, कॉन्सेप्ट ही उनको समझ नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल आप उनसे कह रहे हैं कि आप वैलिडिटी बताएं और आप उनसे कहें कि रिलायबिलिटी का जो ऑपोजिट है उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स बताएं, तो उस तरह से कोई एम्बिगिटी क्रिएट ना करें, कोई ऐसे इनएप्रोप्रिएट डिफिकल्ट वर्ड्स ना हो। और टेस्ट अगर पुअरली कंस्ट्रक्टेड होगा तो भी बच्चे उसको ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, या उसकी वैलिडिटी इन्फ्लुएंस कर सकती है। इम्प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स के आपने पहले एक डिफिकल्ट फिर एक आसान फिर डिफिकल्ट फिर आसान, या कुछ एक लेंथी कुछ बहुत ज्यादा शॉर्ट, इस तरह के नहीं रखने चाहिए, बल्कि आप उस टेस्ट की वैलिडिटी को प्रॉपर तरीके से उस टेस्ट को डिजाइन करें ताकि उसकी वैलिडिटी आपको इफेक्टिवली मिल सके। जो फैक्टर्स एडमिनिस्ट्रेशन में के स्कोरिंग में इफेक्ट करते हैं वो ये है कि अगर आपकी जो वैलिडिटी है वो इफेक्ट करती है तो डेफिनेटली आपकी स्कोरिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप अगर प्रॉब्लम कर रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से बच्चों को आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं, उनको टाइम नहीं दिया है, साइकोलॉजिकली अगर बच्चे डिस्टर्ब्ड हैं, फिजिकल कंडीशन में अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो नेगेटिव इफेक्ट लेकर आ सकते हैं उनके टेस्ट में। ऑब्जेक्टिविटी और यूजेबिलिटी में अगर देखें तो वो टेस्ट आपका जो भी टेस्ट है उसकी यूजेबिलिटी हो, प्रैक्टिकलिटी हो, उस रिजल्ट के बाद जो उनको कोई भी प्लेसमेंट है, कहीं पे उन्होंने जॉब लेना है, कहीं पे उन्होंने एडमिशन लेना है, तो वो टेस्ट के लिए प्रॉपर तरीके से उसी कंटेंट को मेजर करें। साथ साथ आप ये देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन की ईज होनी चाहिए कि टेस्ट जब एडमिनिस्टर करें तो प्रॉपर तरीके से आप उसको बनाएं और टाइम आपको दिया जा सके ताकि आप सोच के समझ के कंटेंट को पढ़ के और जितना आपने पढ़ाया है उसी के मुताबिक बच्चों को आप टेस्ट में से आइटम्स लें, क्वेश्चंस बनाएं, सोच समझ के क्वेश्चन बनाएं ताकि आपको पता हो कि आपके बच्चों का लेवल क्या है। आपको बीइंग अ टीचर्स को भी टाइम दिया जा सके ताकि वो प्रॉपर तरीके से अपने क्वेश्चन पेपर्स बना सकें। स्कोरिंग बहुत आसान रखी जाए ताकि अगर टीचर खुद नहीं स्कोरिंग कर पाती तो वो अगर डायरेक्शन दी जाएंगी, अगर उनमें प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस वाइज बताया जाएगा कि ये नंबरिंग ऐसे करते हैं तो वो कोई भी उनकी जगह पे नंबरिंग कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन में भी प्रॉब्लम ना हो और उसके लिए भी आसानी रखी जाए। इक्विवेलेंट और कंपैरेबल फॉर्म में आपकी अवेलेबिलिटी हो। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग के टेस्ट कंडक्ट करने के लिए जितनी भी कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी, पेपर रिक्वायर्ड होगा, वहाँ पे जो सिटिंग अरेंजमेंट है, वहाँ की जो टीचर्स हैं उनके लिए जो डिफरेंट स्टेपलर्स हैं और जो स्टेशनरी रिक्वायर्ड है, जो जो भी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं एग्जामिनेशन हॉल के लिए, वो सारी चीजें मुहैया करें आप। इससे रिलेटेड भी आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चंस आपको कोई कंटेंट रिक्वायर्ड है, कोई आपको नोट्स रिक्वायर्ड है, या आपको इसी वीडियो से रिलेटेड कोई और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं।